भारत 140 करोड़ लोगों का देश, जिसमें पिछले लगभग 40-50 सालों में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ होगा जिसने अपने जीवन में कभी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी बनने का सपना नहीं देखा होगा। इस देश के लाखों लोग अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने का सपना देखते हैं। हजारों लोग अंडर एज टूर्नामेंट और डोमेस्टिक क्रिकेट में ऊंचाई तक पहुंचने में सफल होते हैं और हजारों लोगों में से सैकड़ों लोग आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाने में कामयाब हो पाते हैं। इन सैकड़ों लोगों में से 15 खिलाड़ियों को किसी बड़ी सीरीज और टूर्नामेंट के लिए चुना जाता है, जिनमें से 11 खिलाड़ियों को ही एक मैच में खेलने का मौका मिलता है। और क्रिकेट को पसंद करने वाले सबसे बड़े देश के सबसे बेहतरीन 11 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को कप्तान चुना जाता है। आप अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनने के लिए बहुत ही बेहतरीन काबिलियत की जरूरत होती है। कप्तान पर हर समय अच्छा प्रदर्शन करने का प्रेशर बना रहता है और आप ही सोच करके देखिए, एक ऐसे देश की उम्मीदों, आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर के मैदान में उतरना एक व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल होता होगा, जिस देश में हर व्यक्ति अपनी जगह लेने का सपना देखता है। कोई कप्तान कितना सफल है और कितना बड़ा कप्तान है, इसका फैसला उसके रिकॉर्ड्स और रैंकिंग्स में अच्छा प्रदर्शन देख करके किया जाता है, जो सही भी है क्योंकि ये बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उन कप्तानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने क्रिकेट के खेल में इस देश के डायनामिक्स, सालों से चले आ रहे खराब पैटर्न्स और सोचने के तरीके को चेंज करने का काम किया था। तो शुरुआत करते हैं सीके नायडू से। 1 दिसंबर 1926 के दिन भारतीय बल्लेबाज सीके नायडू की लाजवाब बैटिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद आर्थर गिलिगन को यह यकीन हो गया था कि भारत अब टेस्ट क्रिकेट स्टेटस हासिल करने का हकदार बन चुका है। इंग्लैंड वापस जाने से पहले आर्थर गिलिगन ने रोशनारा क्लब में भूपेंद्र सिंह जी से मुलाकात की और बीसीसीआई के गठन पर बातें शुरू हो गई। आखिर में यह तय हुआ कि साल 1932 में भारतीय खिलाड़ियों की एक टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी और इस दौरे पर ही भारतीय टीम को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलने का मौका भी मिल जाएगा। साल 1932 के टूर को लेकर जब सब कुछ तय हो गया था तो भारतीय टीम की कप्तानी करने के लिए सबसे पहले नवाब पटौदी सीनियर को प्रपोज किया गया था और उसके बाद यह प्रपोजल दिलीप सिंह जी को दिया गया। फिर महाराजा पटियाला और विजी से भी बात हुई थी। पटियाला के महाराज इस दौरे पर भारत की कप्तानी लेने के लिए पूरी टीम के लिए प्रैक्टिस सेशंस और स्पॉन्सरशिप का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन ये टूर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक चलने वाला था और इसलिए आखिरी मौके पर पटियाला के महाराजा ने इस दौरे में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि इतने लंबे समय तक वो अपने राज्य से दूर नहीं रहना चाहते थे। इस दौरे के लिए जब टीम जहाज में रवाना हुई तब तय हो गया था कि पोरबंदर के महाराजा भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले हैं। मगर इंग्लैंड में पहुंचने पर कुछ मैच खेलने के बाद पोरबंदर के महाराजा को यह समझ में आ गया कि वो कप्तान बनने के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ी नहीं है और इसलिए भारत के सबसे पहले टेस्ट मैच से एक दिन पहले पोरबंदर के महाराजा ने सीके नायडू को भारत का कप्तान बनाने का फैसला किया। मगर भारत में अंग्रेजी शासन में पले बड़े हुए भारतीय खिलाड़ियों के मन में अधीनता इतनी अंदर तक घुस गई थी कि उन्हें एक ऑल इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर महाराजा या राजकुमार के अलावा कोई भी मंजूर नहीं था। टीम के कुछ खिलाड़ियों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उनको एक आम आदमी के अंडर में उसका हुक्म मानते हुए टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। इसलिए कुछ खिलाड़ियों ने इसका विरोध भी किया और इन खिलाड़ियों ने अपनी बात पटियाला के महाराजा तक पहुंचाई, जिस दौरे पर भारतीय टीम को स्पॉन्सर कर रहे थे और उसमें भारतीय क्रिकेट के कर्ता धर्ताओं में शामिल थे। पटियाला के महाराजा ने इन खिलाड़ियों की बातों को यह कहते हुए टाल दिया कि नायडू का विरोध करने वाला कोई भी खिलाड़ी फिर कभी भी अपने देश के लिए टेस्ट मैच नहीं खेल पाएगा। और इस तरह काफी उथल पुथल और गहमा गहमी के बाद 25 जून साल 1932 के दिन डगलस जॉर्डन के साथ नायडू टॉस के लिए मैदान पर उतरे और सिक्का जब उछलकर उस जमीन पर गिरा तो भारत एक नया टेस्ट प्लेइंग नेशन बन चुका था। भारत अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 550 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुका है। लाखों रन भारत ने अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अभी तक बना लिए हैं। सैकड़ों मैच यह देश जीत चुका है। बहुत से कप्तान भी आए और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन एक बार ये सोच करके देखिए कि एक गुलाम देश में जब भारत के क्रिकेट में राजाओं महाराजाओं का दबदबा बना हुआ था, नवाब और राजकुमारों का नाम डोमेस्टिक क्रिकेट से भरा पड़ा हुआ था और खिलाड़ियों को छोड़िए आम लोग भी ये चाहते थे कि कोई ब्रिटिश प्लेयर, कोई राजा या नवाबी टीम का कप्तान बने। ऐसे माहौल में एक आम व्यक्ति जो पिछले 15 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, उसको यह मौका मिलता है जो अपने देश के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक मैच में टीम की अगुवाई करे। तो सीके नायडू की काबिलियत ही है जिसकी वजह से उन्हें ये रोल दिया गया था। इस टेस्ट मैच के बाद 1947 तक भारत की कप्तानी राजाओं महाराजाओं और खास लोगों के हाथों में ही रही और नायडू अपनी कप्तानी में भारत को कोई भी जीत दिलाने में सफल नहीं हुए थे। लेकिन नायडू ने एक गुलाम देश के आम लोगों में कप्तान बन करके एक विश्वास पैदा कर दिया था। बिना डरे तेज गेंदबाजों को किस तरह से खेला जाता है, खुद से ज्यादा अनुभवी और बेहतरीन टीम के सामने गेंदबाजी और बल्लेबाजी किस तरह से होती है, क्रिकेट में कप्तान कैसे काम करता है, यह सब कुछ नायडू ने क्रिकेट की ABCD सीख रहे भारत को सिखाया था। नायडू के बाद एक से बढ़कर के एक बेहतरीन कप्तानों की लंबी फहरिस्त हमारे सामने आती है। नायडू के बाद से बहुत से खिलाड़ियों ने भारत को लीड किया है, लेकिन पहली बार यह सम्मान हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
पहली बार कुछ नया काम करना सबसे मुश्किल और स्पेशल होता है, और यह मौका उस व्यक्ति को मिलता है जो उसे डिजर्व करता है। और जहां तक कप्तान बनने की बात है, नायडू से बेहतर भारत के पास उस समय इस काम के लिए दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब बात करेंगे टाइगर पटौदी की। अब जरा सोचिए, एक लड़के के बारे में जिसकी पढ़ाई लिखाई और पूरी अपब्रिंगिंग इंग्लैंड में हुई, एक नवाब के घर में पैदा हुआ था और 11 साल की उम्र में ये जनाब खुद भी नवाब बन गए थे। सुंदर और आकर्षक जिंदगी की इससे अच्छी और बेहतरीन शुरुआत भला क्या हो सकती है, और वो भी ऐसे समय में जब भारत में आधे से ज्यादा लोग गरीब थे और बिल्कुल ना के बराबर लोग साक्षरता की कैटेगरी में आते थे। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक पहलू था। दूसरी तरफ सिक्का पलटने पर हमें यह पता चलता है कि टाइगर पटौदी जिस दिन 11 साल के हुए थे, उसी दिन उनके पिताजी का निधन हो गया था और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। लंदन पढ़ने गए तो 20 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई थी। उसकी रोशनी पूरी तरह से लगभग खत्म हो गई थी। साल 1962 में वेस्टइंडीज जाने वाली भारतीय टीम में टाइगर पटौदी को वाइस कैप्टन के तौर पर शामिल किया गया था और 21 साल की उम्र में अपनी काबिलियत और बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत टाइगर ने एक आंख के साथ खेलते हुए यह सम्मान ऐसे समय में हासिल किया था जब टीम में सभी खिलाड़ियों की उम्र उनसे ज्यादा थी और लगभग सभी खिलाड़ी अनुभव के मामले में भी टाइगर से आगे थे। टाइगर पटौदी को भविष्य में कप्तान बनाने के लिए तैयार करने के मकसद से इस सीरीज में वाइस कैप्टन बनाया गया था। लेकिन इस सीरीज के बीच में ही कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर के मुंह पर एक गेंद लगी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। नारी कॉन्ट्रैक्टर कुछ समय तक कोमा में भी रहे और अब यह सवाल सबके मन में था कि सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए कप्तान किसे बनाया जाए। टाइगर पटौदी वाइस कैप्टन थे तो उनका नाम एक ऑब्वियस चॉइस थी और इस तरह 21 साल की उम्र में टाइगर पटौदी को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया और आज तक भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यंगेस्ट कैप्टन का रिकॉर्ड टाइगर पटौदी के साथ ही जुड़ा हुआ है। टाइगर पटौदी को टेस्ट सीरीज के बीच में एक ऐसे मौके पर टीम की कप्तानी करने का भार दिया गया था जब अपने कप्तान के घायल हो जाने पर पूरी टीम का मनोबल पूरी तरह से बिखरा हुआ था। वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों से पूरी टीम और देश के बाकी लोग भी डरे हुए थे और अगले मैच में कोई भी खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए उतरने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। भारत ने उस समय तक सबसे ज्यादा क्रिकेट अंग्रेजों के अधीन रहते हुए खेली थी और टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों का पूरा जीवन अधीनता और गरीबी के माहौल में गुजरा हुआ था। टीम का प्रदर्शन भी बिल्कुल बदतर होता जा रहा था और टीम में अंदरूनी हालात भी मुश्किल हो गए थे। एक पूरी तरह से बिखरी हुई टीम को लेकर टाइगर पटौदी ने एक खराब समय में एक अच्छे कप्तान की भूमिका निभाई और एक ऐसा विश्वास और मूल मंत्र सौंप दिया जिसकी बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम अपने कदमों पर खड़ी हुई और लगातार जीत हासिल करना और विदेशी जमीन पर लड़ना शुरू किया था। टाइगर पटौदी ने भारत को क्रिकेट खेल में ये सिखाया था कि इसके खिलाड़ी भी दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज बन सकते हैं। टाइगर पटौदी ने अपने कप्तानी करियर में दुनियाई क्रिकेट के सबसे महान 4 रत्न गेंदबाजों को नर्चर किया था, जिसका परिणाम आगे बहुत से कप्तानों को अपने करियर में हासिल हुआ था। साल 1968 में टाइगर पटौदी की कप्तानी में खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने विदेशी जमीन पर अपना पहला टेस्ट मैच और सीरीज जीतने में सफलता हासिल की थी जो न्यूजीलैंड के विरुद्ध मिली थी। टाइगर पटौदी ने एक आंख की रोशनी के साथ खेलते हुए अपनी टीम के खिलाड़ियों के सामने फील्डिंग और बल्लेबाजी से एग्जाम्पल सेट किए थे और अपनी टीम को जिस तरह से एकजुट रह करके खेलना सिखाया वह इस कप्तान का सबसे बड़ा योगदान रहा है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का फॉर्मूला भारत को क्रिकेट में सबसे पहले टाइगर पटौदी ने ही बताया था और एक कप्तान के तौर पर टैलेंट पहचानने की जो काबिलियत टाइगर पटौदी में थी वो अपने आप में बेमिसाल थी। सौरव गांगुली में टाइगर पटौदी के बाद टैलेंट पहचानने की ऐसी खूबी हमें कई सालों बाद किसी कप्तान में बेहतर ढंग से देखने को मिली थी। और अब बात करते हैं कपिल देव की। कपिल देव के आने से पहले तक भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मैच जीत लिया था, अपनी पहली सीरीज भी जीत ली थी। न्यूजीलैंड को उसके घर में हम हरा करके भी आ गए थे और इसके बाद भारत ने अजीत वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को भी उनके घर में हरा दिया था। और फिर साल 1976 में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथी पारी में सबसे बड़ा रन चेज भी कर दिया था। भारत में टेलीविजन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रसारण का सिलसिला भी शुरू हो गया था। भारत ने अपना पहला वनडे मैच भी खेल लिया था और देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेले हुए लगभग 48 साल हो गए थे। कपिल देव को जब भारत की कप्तानी करने के लिए कहा गया था उनके आसपास भी बहुत सारे सीनियर और बेहतरीन खिलाड़ी कप्तान बनने की होड़ में शामिल थे, लेकिन फिर भी 24 साल के एक आम हरियाणवी खिलाड़ी को भारत का कप्तान बनाया गया था। भारत को भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 साल हो गए थे, लेकिन अभी लोगों के मन में अपनी टीम और अपने कप्तान के ऊपर उतना भरोसा स्थापित नहीं हुआ था क्योंकि इस देश ने अभी तक इतना बड़ा कुछ भी क्रिकेट में हासिल नहीं किया था। भारत को अभी क्रिकेट में एक निम्न दर्जे की टीम समझा जाता था और खिलाड़ियों के साथ घटिया व्यवहार किया जाता था। बोर्ड के हालात भी ठीक नहीं थे, इसलिए लोगों ने भी कभी भी इस खेल में अपनी टीम से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। भारत में लोग क्रिकेट सिर्फ टाइम बिताने के लिए या फिर एक्सपीरियंस के लिए देखते या सुनते थे, लेकिन फिर साल 1983 में मैच 10-15 दिनों में ही कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद देखते ही देखते पूरी सिचुएशन बदल गई। एक 24 साल के लड़के की अगुवाई में कुछ अनुभवी खिलाड़ियों और आम लोगों से बनी टीम इंग्लैंड गई और इन लोगों ने अपनी यात्रा को इंग्लैंड के लिए सिर्फ यही सोच करके शुरू किया था कि उन्हें इंग्लैंड जा करके आराम से कुछ दिन बिताने और कुछ मैच खेल करके वापस आ जाना है। विश्व कप जीतना तो छोड़िए, 2 मैचों के बाद आगे पहुंचने का ख्याल भी किसी खिलाड़ी के मन में नहीं था।
1983 विश्व कप की कहानी आपने कई बार सुनी होगी। भारत में क्रिकेट अगर आज सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण खेल बन गया है और क्रिकेट की दुनिया में जो रुतबा इस देश ने पैसे और पावर के मामले में हासिल किया है, तो उसके पीछे 25 जून 1983 के दिन खींची गई वो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें हरियाणा का एक लड़का बड़े ही गर्व से क्रिकेट का सबसे बड़ा खिताब लिए खड़ा हुआ है। कपिल देव की उस तस्वीर ने अकेले दम पर भारत में क्रिकेट को धर्म बनाया है। न जाने कितने खिलाड़ियों ने वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने का सपना देखना शुरू किया था। न जाने कितने लोग उस तस्वीर को देखने के बाद क्रिकेटर बने, जिसमें से एक नाम सचिन तेंदुलकर का भी था। कपिल देव ने भारत को अपनी उस तस्वीर के जरिए सपने देखना सिखाया है। कपिल देव की वह एक तस्वीर और उनकी कप्तानी में बीते वो 1983 के कुछ एक दिन सिखाते हैं कि कैसे एक बार कोशिश करने से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कपिल देव की उस एक तस्वीर से भारत का क्रिकेट के खेल में वो रुतबा बनना शुरू हुआ था जो आज हम देख रहे हैं। भारत ने इस खेल की भाषा में बोलना और इस खेल को सीखना कपिल देव की जीत के बाद शुरू किया था। भारत में क्रिकेट का कप्तान एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे मैदान पर वो सब कुछ करके दिखाना होता है जो करने का सपना देश के करोड़ों लोग देखते हैं। 25 जून 1983 के दिन लॉर्ड्स की बालकनी से जो तस्वीर भारत पहुंची, उसमें एक कप्तान ने अपने देश के आशाओं से भी आगे बढ़कर कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जो भारत के क्रिकेट को बनाए रखने के लिए जरूरी था। और अब बात करते हैं सौरव गांगुली की। कपिल देव ने भारत में क्रिकेट की उस लहर की अगुवाई की थी जिसमें आशाएं, अनुमान, सपने और जज्बात भरे हुए थे। और ये सब कुछ देश में पहली बार हो रहा था जब लोग क्रिकेट जैसे खेल के लिए ये सब कुछ फील कर रहे थे। लोगों ने अपने घरों में क्रिकेट प्लेयर्स के पोस्टर लगाना कपिल देव की वजह से शुरू किया था। भारत में क्रिकेट अकेडमीज बनने की शुरुआत 1983 के बाद हुई थी। भारत में तेज गेंदबाज बनने के लिए बच्चों में होड़ शुरू हो गई थी क्योंकि कपिल देव तेज गेंदबाजी करते थे। क्रिकेट के खिलाड़ी भारत में फिल्म स्टार्स के बराबर फेमस हो गए थे और टेलीविजन पर फिल्मों को क्रिकेट मैचों से कंपटीशन मिलना शुरू हो गया था। मगर फिर अगले दशक में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप भारतीय खिलाड़ियों पर लगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से लेकर 1996 विश्व कप सेमीफाइनल और उसके बाद लगातार खबरें आनी शुरू हुई कि भारत के मैचों का रिजल्ट पहले से ही तय होता है। कप्तान अजहरुद्दीन का नाम ऐसे खिलाड़ियों की सूची में आया जिन्होंने पैसों के लिए अपने देश को जानबूझ करके हराना स्वीकार किया था। कपिल देव पर भी सवाल खड़े हुए। कई पुराने खिलाड़ी घेरे में आए और अचानक देश के लोगों का विश्वास अपने खिलाड़ियों पर खत्म हो गया। एक पीढ़ी के ज्यादातर लोगों ने क्रिकेट देखना बंद कर दिया। देश में ज्यादातर लोगों के लिए क्रिकेट अब एक ऐसा खेल बन गया था जिसमें पैसे देकर कोई भी जीत हासिल कर सकता है और भारत में लोगों ने मान लिया था कि हमारे खिलाड़ी इस मामले में सबसे आगे। सौरव गांगुली ने भारत में लोगों के इस मन में इसी भरोसे और विश्वास को फिर से पैदा किया था। कोलकाता टेस्ट मैच से लेकर नेटवेस्ट ट्रॉफी और 2003 विश्व कप, इन सब के इर्द गिर्द सौरव गांगुली की टीम ने ऐसा बहुत कुछ मैदान पर करके दिखाया जिसकी वजह से भारत एक बार फिर क्रिकेट की तरफ लौटा और देश के लोगों ने क्रिकेट को एक मौका और दिया। भारत में क्रिकेट के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही नाजुक समय था जिसमें लोगों के दबाव में आकर भारत में क्रिकेट का खेल पूरी तरह से खत्म किया जा सकता था। मगर एक कप्तान ने अपने मन में यकीन बनाए रखा और अपने लोगों के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करी। एक से बढ़कर के एक बेहतरीन हीरे जैसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और क्रिकेट को देश का सबसे पसंदीदा धर्म बना दिया। एक ऐसा धर्म जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बेईमानी नहीं कर सकते। यह भरोसा सौरव गांगुली की टीम ने पूरी तरह से आखिर तक निभाया था और आज तक उसी तरह भारत के खिलाड़ी इसे निभा रहे हैं। अब बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की। सौरव गांगुली के हाथों से तराशे हुए एक ऐसे ही बेशकीमती हीरे का नाम महेंद्र सिंह धोनी है जिसने सौरव गांगुली के लेगेसी को आगे बढ़ाया और जो कुछ सौरव गांगुली हासिल करने में सफल नहीं हुए वो सब कुछ भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान बनने के बाद हासिल किया। भारत को पहली बार नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया, हम दूसरी बार वनडे विश्व कप चैंपियन बने, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीतने में कामयाबी हासिल की और भारत को क्रिकेट के मैदान पर अगर किसी कप्तान ने पहली बार बड़े मौकों पर महाशक्ति के रूप में पेश किया था तो महेंद्र सिंह धोनी ही है। इस कप्तान ने देश के छोटे गाँव कस्बे के बच्चों को ये सपना देखना सिखाया कि अगर वो मेहनत करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकते हैं और भारत के कप्तान भी बन सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक पूरी जनरेशन के लिए उनके पहले और सबसे पसंदीदा कप्तान है। विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर धोनी को अपना सबसे पसंदीदा कप्तान बताते हैं। दुनिया में क्रिकेट के जानकारों से अगर यह पूछा जाए कि टैक्टिक्स के आधार पर और बड़े मौकों पर बेमिसाल कामयाबी करने के आधार पर इस सदी का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम 100 में से 90 लोग बताएंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को कप्तान और कप्तानी से प्यार करना सिखाया। जितना मुश्किल धोनी की टैक्टिक्स को समझना होता था उतनी आसानी से लोग उन टैक्टिक्स के और धोनी के अनएक्सपेक्टेड मूव्स के फैंस भी बन जाते थे। धोनी ने कप्तानी को ब्रांड की तरह पेश किया था। धोनी एक पीढ़ी के लिए कप्तान शब्द के पर्याय है और कुछ लोगों के लिए तो कप्तानी का अर्थ भी धोनी ही है। एक समय था जब भारत में लोग सुनील गावस्कर को देखकर बैट्समैन बनने का सपना देखते थे। लोगों ने प्रसन्ना, बेदी और चंद्रशेखर को देख करके स्पिन गेंदबाज बनने का सपना देखना शुरू किया। उसके बाद कपिल देव ने तेज गेंदबाज बनने का चलन शुरू किया और फिर धोनी आए जिन्हें देख करके लोगों को महसूस हुआ कि क्रिकेट के खेल में कप्तान का काम भी उतना मुश्किल नहीं होता, ये काम भी किया जा सकता है। अब बात करेंगे विराट कोहली की। सौरव गांगुली को जब भारतीय क्रिकेट का कप्तान बनाया गया था तो उन्होंने पिछली सदी के सभी कप्तान जो काम नहीं कर पाए थे उसको बेहतर तरीके से पूरा किया था। सौरव गांगुली की कप्तानी में पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि भारत विदेशी जमीन पर मैच जीतने के बारे में सोच करके खेल रहा है। उस टीम में कॉन्फिडेंस, टैलेंट, पैशन और इमोशन सब कुछ नजर आता था और मुझे लगता है कि खास करके टेस्ट क्रिकेट में उस टीम के पास हर स्थान और सिचुएशन के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद थे। सौरव गांगुली ने मेंटली भारतीय टीम को स्ट्रॉन्ग बना दिया था
और भविष्य के लिए एक टीम को तैयार कर दिया था जो धोनी को विरासत में मिली, और धोनी ने उस टीम को शानदार तरीके से चलाया और जो काम सौरव गांगुली नहीं कर पाए महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी ट्रॉफी जीत करके पूरा किया। और फिर धोनी जिस तरह की विरासत को छोड़ करके गए, वहां से ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली ऐसा क्या ही करेंगे जो पहले कभी किसी ने किया नहीं है, मगर धोनी भी एक गुंजाइश छोड़ करके गए थे। धोनी कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में और खासकर विदेशी जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए थे। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 71 सालों में पहली बार टेस्ट सीरीज हराई। अपने देश में टेस्ट फॉर्मेट में हम अनबीटेबल बन गए थे। विराट कोहली की कप्तानी में भारत के तेज गेंदबाज सुपरस्टार बन गए थे। भारत को टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत हो गई थी और अरसे बाद ऐसा महसूस हुआ कि अगर बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो गेंदबाज भी मैच जितवा सकते हैं। ये सब कुछ विराट कोहली ने हासिल किया था और 92 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में विराट कोहली इस देश के सबसे सफलतम टेस्ट कप्तान है। अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 3 फॉर्मेट के हिसाब से मेरे सबसे अच्छे कप्तान कौन रहे हैं, तो वनडे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के इर्द गिर्द भी कोई नहीं है और टी20 क्रिकेट में रोहित शर्मा सबसे पसंदीदा कप्तान है। कप्तानों के मामले में सालों से चली आ रही उठापटक और खींचतान के बाद ऐसा लगता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने कप्तानों को लेकर के कम से कम स्टेबल हो गया है और इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें लगातार इतने सफलतम कप्तान मिले थे। हालांकि विराट कोहली से रोहित शर्मा के बीच में कप्तानी का ट्रांजिशन उतने अच्छे से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था और इसी वजह से रोहित शर्मा को काफी ट्रोल भी किया गया था। विराट कोहली लोगों पर कप्तानी छोड़ने के बाद इतने हावी हो गए थे कि बहुत लोगों को शायद कप्तान रोहित शर्मा के पहले कुछ मैच याद भी नहीं होंगे। लेकिन खैर 2023 विश्व कप में रोहित शर्मा ने बेहतरीन कप्तानी का प्रदर्शन किया और लोगों को अपनी काबिलियत दिखाई। भारत फाइनल तक पहुंचा। 2011 विश्व कप के बाद हम पहली बार वनडे विश्व कप का फाइनल भी खेले और फिर आखिरकार एक दशक लंबा इंतजार खत्म हुआ और हम विश्व चैंपियन भी बने। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का सबसे बड़ा सूखा और सबसे अनचाहा इंतजार खत्म किया था। रोहित शर्मा भारत की सबसे नई जनरेशन के लिए ठीक वैसे ही कप्तान है जैसे 1983 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए धोनी है। कपिल देव भी एक इंतजार को खत्म करने के बाद ही बेहतरीन कप्तान बने थे। धोनी ने भी 2011 में 28 सालों का सपना पूरा किया था। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतकर एक इंतजार को खत्म किया था और ठीक ऐसा ही काम रोहित शर्मा ने किया है और इसलिए रोहित शर्मा को मैं टी20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन भारतीय कप्तान मानता हूँ। आपके लिए रोहित शर्मा भारत के सबसे बेहतरीन कप्तानों की लिस्ट में कौन से स्थान पर आते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोज में हम भारतीय तेज गेंदबाजों और भारतीय स्पिन गेंदबाजों पर भी अलग अलग वीडियोस ला चुके हैं। उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।